बोल बोल ऋतिक, कमेंट बॉक्स में नाम सेंड कर दीजिए। आज का टॉपिक रहेगा आपका परिस्थिति और भूमिका। हमने कल भी देखा था कि परिस्थिति वास्तव में क्या होती है, जिसे हम कहते हैं स्टेटस एंड रोल, जो आपका टॉपिक है। आज हम बात करते हैं परिस्थिति के बारे में। तो परिस्थिति समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्तियों का समाज के अंदर कोई ना कोई पद रहता है, और वही पद, जिस पद के द्वारा वह व्यक्ति पहचाने जा रहे हैं, वह उनकी क्या कहलाती है? परिस्थिति। यानी साधारण शब्दों में यदि हम देखें तो किसी व्यक्ति की जिस पद के द्वारा पहचान हो रही है, वह उसकी क्या कहलाएगी? परिस्थिति कहलाएगी। इन एनी पर्सन जस्ट रिप्रेजेंट और पोस्ट, दैट्स कॉल्ड अ स्टेटस। तो यहाँ पर परिस्थिति की जब हम बात करते हैं, तो परिस्थिति की अवधारणा रॉल्फ लिंटन के द्वारा लाई गई थी। समाजशास्त्र के अंतर्गत जो परिस्थिति की अवधारणा आई है, वह रॉल्फ लिंटन के द्वारा ली आई है। यहाँ पर कई विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर परिस्थिति को परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों उत्तरदायित्व के आधार पर, कुछ विद्वानों ने पदोन्नति के आधार पर। इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज में अपने सदस्यों की जो कुछ स्थितियां प्रदान होती हैं, ये स्थितियां प्राप्त होती हैं। देवांश, कमेंट बॉक्स में नाम सेंड कर दीजिए। तो उन स्थितियों से या उन पदों से जो व्यक्ति पहचाना जा रहा है, वह सभी क्या कहलाती हैं? परिस्थिति। परिस्थिति को हम देखते हैं तो परिस्थिति मूलतः क्या होती है? दो प्रकार की होती है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। एक है आपकी प्रदत्त, यानी कि बिना मेहनत किए हुए मिल जाना, और दूसरी परिस्थिति है आपकी अर्जित परिस्थिति, जिसे आप स्वयं अपनी मेहनत के द्वारा अर्जित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्यतः दो प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न समाजशास्त्री जिन्होंने कहा है, रॉल्फ लिंटन ने क्या कहा परिस्थिति के बारे में? तो रॉल्फ लिंटन कहते हैं कि किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति विशेष को जो समय पर पद दिया जा रहा है, उसका स्थान निश्चित किया जा रहा है। या कोई व्यक्ति किसी निश्चित समय में कोई पद प्राप्त कर रहा है, वह सब उसकी क्या कहलाएंगी? परिस्थिति कहलाएंगी। परिस्थिति को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो पहला आधार है प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति से आशय ऐसा है कि वे सभी पद या वे सभी स्थिति जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वयं से किसी प्रकार की मेहनत नहीं करता। यानी कि यदि हम देखें तो प्रदत्त परिस्थिति का सीधा सा आशय उस परिस्थिति से है जो व्यक्ति को समूह द्वारा, समाज द्वारा या अन्य किसी के द्वारा प्रदत्त या प्रदान कर दी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति को हम कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति। अब प्रदत्त जो परिस्थिति है, उसके आधार क्या है या किस आधार पर प्रदत्त परिस्थिति को प्रदान किया जाता है? And how many condition is defined a ascribed status। ascribed का तात्पर्य होता है प्रदत्त, ascribed status। तो हम देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है कास्ट। यानी कि जब व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा, उसे एक परिस्थिति मिलेगी कि आप इस जाति के हो। एनी चाइल्ड बर्थ in any caste then first
एस्क्राइब्ड ऑफ आवर स्टेटस, यानी कि जिस जाति में व्यक्ति ने जन्म लिया है वह सदैव उसी जाति में रहेगा और उस जाति के द्वारा उसे एक पद दिया जाएगा कि आप इस जाति के हो। इस तरह हम देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत जाति एक विशेष स्थान रखती है और इसी जाति के आधार पर हम व्यक्तियों को किसी निश्चित जाति का सदस्य मानते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रदत्त परिस्थिति के जो आधार हैं वह कौन कौन से हैं। सेकंड हम देख रहे हैं आयु भेद, यानी कि एज डिफरेंस। जो प्रत्येक समाज है, समाज या समूह के व्यक्तियों में आधार आयु को लेकर एक निश्चित श्रेणी में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि जो आयु भेद है, आयु डिफरेंस या एज डिफरेंस है, इस एज के कारण व्यक्ति को अपने समूह में, अपने समाज में एक श्रेणी में बांट दिया जाता है। जिस तरह कई बार हम देखते हैं कि हम घर पे बैठे और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बैठे होते हैं तो वे अक्सर कहते हैं जाओ बच्चों में बैठो। आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उनकी जो एज है उस एज के सदस्य जो बैठे हुए हैं वे अपने अनुसार वार्तालाप करेंगे, हम बच्चे अपने अनुसार वार्तालाप करेंगे। यह श्रेणियां हमें समाज और समूह में दिखाई देती हैं। तो यह भी एक आधार है कि हमें प्रदत्त परिस्थिति जो प्रदान हो रही है वह जन्म के आधार पर हो रही है, आयु भेद के आधार पर हो रही है। और हम देखें नातेदारी संबंध, तो कई ऐसे नातेदारी संबंध पाए जाते हैं, कई ऐसे नातेदारी संबंध हैं जिन संबंधों को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करते। एनी रिलेशनशिप डिफाइंड विदाउट एनी वर्क ऑफ आवर, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ संबंधों को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया जाता है। जैसे यदि हम देखें, जैसे यदि हम देखते हैं नातेदारी व्यवस्था में या रिश्तेदारी में भाई का पद, बहन का पद, देवर का पद, चाचा का पद, ये सभी क्या हैं? ये एक प्रकार के पद हैं और इन पदों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विशेष ने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जाति के आधार पर, आयु भेद के आधार पर, नातेदारी संबंधों के आधार पर हमें कुछ पद प्राप्त हो रहे हैं। ये सभी पद कैसे हैं? प्रदत्त परिस्थिति हैं। यानी इस प्रकार के जितने भी आएंगे ये सभी कहलाएंगे आपके प्रदत्त परिस्थिति। और बात करें हम संपत्ति भेद, प्रॉपर्टी डिफरेंस, तो कई बार हम ये देखते हैं कि जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो संपत्ति के आधार पर भी यह सुनिश्चित कर लिया जाता है पहले से कि संपत्ति किस व्यक्ति को देनी है। जिस तरह यदि हम भारतीय परिवार की बात करें तो संपत्ति पर या पिता की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? उस परिवार के बड़े लड़के का। तो इस तरह हम देखते हैं कि संपत्ति भेद के आधार पर भी क्या हो रहा है, कुछ पद प्राप्त हो रहे हैं। इन पदों में हम कहते हैं कि संपत्ति के आधार पर भारतीय समाज के अंतर्गत या भारतीय परिवारों में संपत्ति का जो प्राथमिक या पहला हकदार व्यक्ति रहता है वह रहता है उस घर का बड़ा सदस्य या बड़ा भाई या बड़ा लड़का। तो ये क्या है? ये पहले से ही उस व्यक्ति ने उस संपत्ति का हक पाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए, लेकिन फिर भी उसे वह पद दे दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि संपत्ति भेद यह एक प्रदत्त परिस्थिति है जो कि परंपरागत आधार पर चली आ रही है कि संपत्ति का पहला अधिकारी कौन रहेगा? घर का बड़ा लड़का रहेगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो प्रदत्त परिस्थिति हैं उन प्रदत्त परिस्थितियों के आधार
जाति, आयु, नातेदारी संबंध, संपत्ति भेद, और यदि हम देखें तो सेक्स डिफरेंस, लिंग भेद। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो जन्म के समय ही एक पद हमें मिल जाता है कि हम लड़का हैं, लड़की हैं, तो यह भी एक प्रकार का पद ही है। तो हम देख रहे हैं जाति के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, आयु भेद के आधार पर, नातेदारी संबंध के आधार पर और संपत्ति के आधार पर। संपत्ति के आधार पर जब पद दिया जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक छोटे बेटे को दे दिया जाए? क्यों उसे अयोग्य माना जाता है? क्या वो संपत्ति का देखभाल नहीं कर पाएगा? तो इस तरह हम देख रहे हैं कि संपत्ति भेद पर भी प्रदत्त परिस्थिति जो प्रदान की जा रही है, वह उसका आधार संपत्ति भी है। दूसरे प्रकार की हम बात करें, ये सारे प्रकार किसके हैं? प्रदत्त परिस्थिति के हैं। दूसरा है अर्जित या अचीव्ड स्टेटस। अब जब अर्जित परिस्थिति की बात होती है तो इस परिस्थिति के अंतर्गत व्यक्ति की योग्यता, उसके गुण, उसकी क्षमताएं और उसके प्रयासों के द्वारा जो भी पद अर्जित किए जाते हैं, वह सभी क्या होंगे? अर्जित परिस्थिति होंगे। यहाँ पर ध्यान देने बात एक है योग्यता, गुण, क्षमता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ने के बाद ही कुछ पद को अर्जित करते हो। यदि आपके अंदर कोई गुण है, कोई हुनर है, उसके आधार पर भी आप जो पद अर्जित कर रहे हो या पद प्राप्त कर रहे हो, तो वह अर्जित पद कहलाएगा। जिस तरह हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे पेंटिंग का शौक है, वह घर में चित्रकारी कर रहा है, कहीं उसने उस हुनर को सीखा नहीं, लेकिन करते करते उस व्यक्ति को समाज के द्वारा एक पद दे दिया कि आप एक अच्छे चित्रकार हो, तो यह भी एक अर्जित परिस्थिति या अचीव्ड स्टेटस के अंतर्गत आएगा। और भी इसके हम जब आधार देखते हैं, अर्जित परिस्थिति के आधार क्या है, यानी किन आधारों पर हम अर्जित परिस्थिति को हासिल कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं शिक्षा के आधार पर। तो शिक्षा के आधार पर जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति अपने आप को शिक्षित करके, जिस तरह आप लोगों ने शिक्षा हासिल की, आपने 12th कंप्लीट किया, अब आप ग्रेजुएशन में हो, इससे पहले आपने 10th कंप्लीट किया था, तब आप 12th में आए थे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप शिक्षित होते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी परिस्थिति को बदलते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि अर्जित परिस्थिति का पहला आधार क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। सेकंड आधार की जब हम बात करते हैं, उपलब्धियां। यानी कि हम अक्सर जॉब में देखते हैं कि प्रमोशन एक शब्द आता है, पदोन्नति एक शब्द आता है। क्यों होता है वह? क्योंकि कुछ समय सीमा के बाद हमने कुछ उपलब्धि हासिल की और उस उपलब्धि के आधार पर हमारा क्या हो? पदोन्नति हुई। जिस तरह हम पहले क्लर्क थे, क्लर्क के बाद हमने और एजुकेशन ली, तैयारी की, और हम क्लर्क के बाद उससे उच्च ऑफिसर पोस्ट पर आ गए। तो ये उपलब्धि है, और इसी उपलब्धि के आधार पर हमें क्या है? एक और अर्जित परिस्थिति प्राप्त हो रही है। व्यवसाय, व्यवसाय भी एक अर्जित परिस्थिति का भाग है या आधार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवसाय, जैसे जैसे हम व्यवसाय की प्रोग्रेस करते जाएंगे, व्यवसाय में नए नए साधनों का उपयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम व्यवसाय में उन्नति को प्राप्त करते जाएंगे। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक छोटा सा शॉप खोलता है, लेकिन जब उसकी सेलिंग बढ़ने लगे, उसके व्यवहार अच्छे हैं और उसकी सेलिंग बढ़ती जा रही है, तो वह छोटे से थोड़ा और बड़ा कर लेगा, फिर बड़ा कर लेगा,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वह उसके गुणों में भी काम आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपने एक छोटी सी शॉप खोली और आप कस्टमर से बात करने का तरीका नहीं है आपको, तो शायद आपकी सेलिंग ना हो, कोई व्यक्ति आपकी शॉप पर ना आए। लेकिन यदि आपके अंतर्गत नम्रतापूर्ण बोलने का व्यवहार है तो व्यक्ति आपकी दुकान पे आएगा, सामान परचेज करेगा और आपका व्यवसाय बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यवसाय भी एक प्रमुख आधार है अर्जित परिस्थिति का। अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत हमने देखे शिक्षा, उपलब्धियां, व्यवसाय। अगला बात करते हैं हम राजनीतिक सत्ता या शक्ति। राजनीतिक सत्ता या शक्ति। राजनीति के बारे में हम देखते हैं कि जैसे ही हम किसी चुनाव में खड़े होते, मान के चलिए सरपंच के चुनाव में हम खड़े हुए और हम जीत गए, तो जीतने के उपरांत ही सरपंच के बाद पार्षद के लिए हम खड़े हो सकते हैं, हमें वोट मिलेंगे। पार्षद के बाद हम उससे ऊपर का चुनाव लड़ सकते हैं, मंत्री लोग का चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कार्य अच्छे कर रहे हैं और चुनाव में हम जीत रहे हैं, हमारे कार्य करने की क्षमता अच्छी है, हम आम जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह उनके उपयोगी कार्य हैं, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि राजनीतिक अप्रोच या राजनीतिक शक्ति भी अर्जित परिस्थिति में एक मुख्य आधार साबित होती है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार एक व्यक्ति सिर्फ सरपंच का चुनाव लड़ा था और वह जीत गया, आज वो विधायक का चुनाव लड़ रहा है। क्यों लड़ पाता है? क्योंकि यदि वह व्यक्ति हार जाता तो अगले चुनाव में शायद उसे वोट और कम मिलते। यदि व्यक्ति जीत गया और उसने जनता के प्रति अच्छे कार्य किए हैं तो जनता भी उसे विधायक के चुनाव में जिताने की कोशिश करेगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजनीतिक शक्ति और सत्ता भी अर्जित परिस्थिति के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अब कुछ जो हमने ये बताए हैं आधार, इन्हीं आधारों के पर हम अंतर भी कर सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर जन्म के आधार पर, प्रदत्त परिस्थिति हमें जन्म से मिल जाती है, अर्जित परिस्थिति को हमें स्वयं के प्रयास से प्राप्त करना रहता है। प्रकृति के आधार पर बात करें तो प्रदत्त परिस्थिति स्थायी है, क्योंकि जैसे ही आपने जन्म लिया, आप लड़के हो तो ये मान के चलिए जब तक आप जीवित हो तब तक लड़के ही रहोगे, आज की कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। नहीं तो आप लोग कहें कि नहीं आज तो मेडिकल ना डेवलप हो चुका है कि लड़के से लड़के हम सेक्स चेंज कर सकते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर। यानी नेचुरल आधार पर यदि लड़के ने जन्म लिया तो वो जब तक जीवित रहेगा तब तक लड़का ही रहेगा, और यदि लड़की ने जन्म लिया तो जीवित जब तक है तब तक लड़की ही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसकी प्रकृति, प्रदत्त परिस्थिति की जो प्रकृति है वह अपेक्षाकृत स्थायी है, और अर्जित परिस्थिति की जब हम बात करते हैं तो अर्जित परिस्थिति की जो प्रकृति है वह अपेक्षाकृत कम स्थायी है। जिस तरह हम देखें, आपने 10th किया 2 साल में, 8th 9th 10th, फिर 2 साल में आपने 12th किया। ऐसा तो नहीं कि आप परमानेंट 12th में ही हो, अभी आप लोगों ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो 3 साल में आप एक ग्रेजुएट हो जाओगे और फिर अगली परिस्थिति पे अर्जित कर लोगे पोस्ट ग्रेजुएशन की या किसी जॉब की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अर्जित परिस्थितियां हैं, अर्जित परिस्थितियों में क्या रह रहा है, अपेक्षाकृत कम स्थायित्व पाया जाता है। यानी कि इनकी जो प्रकृति है स्थायी तो है लेकिन कम है। जिस तरह हम किसी जॉब में गए, अब 1 साल या 2 साल हमने वो जॉब की, हमें जॉब अच्छी नहीं लगी, हमने जॉब छोड़ के दूसरी जॉब स्विच कर ली।
तो इस तरह हम देखते हैं कि जो अर्जित परिस्थितियां हैं उनकी प्रकृति अपेक्षाकृत कम स्थायी है। अगली हम देखें महत्व के आधार पर, तो हम यहाँ देखते हैं जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं उनकी महत्ता समाज के अंतर्गत अत्यधिक है अपेक्षाकृत अर्जित परिस्थितियों की। क्योंकि हम कहते हैं ना संबंध ज्यादा आवश्यक है। कई बार हम कहते हैं ना कि किसी संबंध के कारण हमने कोई जॉब छोड़ दी, किसी संबंध के कारण हम वहां नहीं गए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि संबंधों के आधार पर जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं उनकी महत्ता अपेक्षाकृत अर्जित परिस्थितियों के ज्यादा है। सुरक्षा के आधार पर, तो सुरक्षा के आधार पर भी हम जब देखते हैं तो जो हमारी प्रदत्त परिस्थिति है, हम अपने परिवार के अंदर परिवार के सदस्यों के बीच में अपने आप को या स्वयं को अत्यधिक सुरक्षित मानते हैं अपेक्षाकृत बाहर के लोगों के। तो यहां हम देख रहे हैं कि सुरक्षा का जो आधार है वह भी प्रदत्त परिस्थितियों के अंतर्गत अत्यधिक पाया जाता है। जैसे जब हम कभी बाहर जाते हैं, तो बाहर जब हम जा रहे हैं और चले जाते हैं, बाहर किसी दूसरे शहर में या दूसरी सिटी में या किसी दूसरे देश में गए हैं, तो वहां पर यदि हमें कोई भारतीय मिल जाता है, उस भारतीय व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे अपेक्षाकृत फॉरेनर व्यक्ति से। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक तरह से जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सुरक्षा की जो भावना है वह अत्यधिक होती है अपेक्षाकृत अर्जित परिस्थितियों में। क्योंकि अर्जित परिस्थितियों में हम एक समय सीमा तक ही रहते हैं। हम ऑफिस गए, ऑफिस के कुछ मेंबर से मिले, अपने कलीग या अपने सीनियर से मिलते हैं, लेकिन वहां पर हम उतने सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं जितने कि हम अपने परिवार में आके, अपने परिवार वालों के बीच आके, अपने रिश्तेदारों के बीच आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच एक सुरक्षा का आधार है जो इन दोनों में अंतर को सुनिश्चित करता है। अगला हम देखें सांस्कृतिक आधार पर। अब सांस्कृतिक आधार पर जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं, तो संस्कृति के आधार पर उन्हें कुछ मूल्य, विश्वास ये हमें प्राप्त होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सुनिश्चित किया है। तो यह क्या है? यह एक सामाजिक मूल्य है जो हमें कहाँ से मिल रहा है? अपनी संस्कृति से। और जब बात संस्कृति की आती है तो संस्कृति के साथ साथ हमें अपने मूल्य और कुछ विश्वास प्राप्त होते हैं, और उन विश्वास के आधार पर हम अपने आप को सुरक्षित या संपूर्ण समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें वो सामाजिक मूल्य प्रदान किए हैं। वहीं जब हम अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं, तो अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत हमें योग्यता के आधार पर पद मिलते हैं, और उन पदों के लिए एक निश्चित समय होता है। क्यों? क्योंकि उनमें स्थायित्व कम पाया जाता है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि जो एक ही अर्जित पद पर अपना जीवन यापन कर दें। आज के समय पर व्यक्ति किसी पद को अर्जित करने के उपरांत एक नए पद के लिए कार्यरत हो जाता है, यह नई परिस्थिति के लिए प्रयास करने लगता है। जिस तरह आप लोगों ने 12th में थे, अब 12th में ही आपने प्लान कर लिया होगा कि हमें बीए लेना है, बीएससी लेना है, बीकॉम लेना है। तो ये जो है हम उस परिस्थिति में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम एक अगली परिस्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि एक हमारी संस्कृति ऐसी है कि संस्कृति के आधार पर हमें जो सामाजिक तथ्य मिल रहे हैं, सामाजिक मूल्य मिल रहे हैं, जो विश्वास मिल रहे हैं, इस विश्वास में, इन मूल्यों के आधार पर हम अपने आप को अत्यधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।
तो ये थे आपके परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण अंतर। कोई डाउट आज? पंकज, रुद्राभिषेक, ऋतिक, रश्मि, देवांश, हाँ बोलो। बोलो पंकज, क्या डाउट है? कौन सा परिस्थिति का? देखो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे परिस्थिति के बारे में, लास्ट पॉइंट आपका था संस्कृति के आधार पर। तो हम देखते हैं जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति से हमें कुछ सामाजिक मूल्य मिलते हैं। सामाजिक मूल्य यानी कि संस्कृति हमें कुछ ऐसे कार्य करने के लिए देती है, जिस तरह हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो यह एक सामाजिक मूल्य है और इस सामाजिक मूल्य से हम क्या कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं और उन पर विश्वास रख रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग कहेंगे वह बात सत्य होगी। और यहीं पर जो हमारी अर्जित परिस्थिति है, अर्जित परिस्थिति क्या रहती है? अर्जित परिस्थिति हमारी योग्यता के आधार पर रहती है। यानी कि जो डिग्री हमने हासिल की है, जो योग्यता हमारे अंदर थी, उस योग्यता के आधार पर हमने अर्जित परिस्थिति को हासिल किया है। लेकिन अर्जित परिस्थिति में जो विश्वास रहता है, जो मूल्य रहते हैं, वह निश्चित रहते हैं कि आपको वहाँ ऑफिस जाना है, 3 घंटे या 5 घंटे काम करना है और घर वापस आ जाना है। और वहाँ पर जो रिलेशनशिप बनती है आपकी, वह कैसी रहती? फॉर्मल रिलेशनशिप या औपचारिक संबंध। यानी कि जिस प्रकार के संबंध हम अपने परिवार में रखते हैं, वह संबंध कभी भी हमारी अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत नहीं होते। क्योंकि अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक सीमित संबंध बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने पारिवारिक या सारे प्रकार के बातें उस व्यक्ति से या अपनी अर्जित परिस्थिति के जो सदस्य हैं उनसे शेयर करें या उनसे इतनी घनिष्ठता से वार्तालाप करें, तो हम नहीं करते हैं। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जो अर्जित परिस्थिति है उसमें जो मूल्य है, जो विश्वास है, वह सीमित है या कम है। वहीं पर जो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन्हें हमें पालन करना ही होता है। तो यह अंतर आपको दिखा रहा है कि सांस्कृतिक आधार पर जो मूल्य आपको मिल रहे हैं उनका पालन करना आपके लिए आवश्यक है। और अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत जो मूल्य मिल रहे हैं, यदि उनका आप पालन नहीं करते हो तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पनिशमेंट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, या कोई लेटर मिल जाएगा आपके लिए। लेकिन यदि आप सांस्कृतिक मूल्यों का पालन नहीं करते, सामाजिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, तब आपकी परिस्थिति में काफ़ी परेशानी आती है। क्योंकि यहाँ पर आपके सामाजिक संबंध खराब होते हैं। जिस तरह यदि हम देखें कि यदि आप भाई हो तो आप भाई के साथ कुछ कर्तव्य आपके जुड़े हैं, और उन कर्तव्यों को यदि आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपके परिवार में आपकी इमेज क्या होगी? आपकी इमेज बेकार होती जाएगी कि यार भाई हैं लेकिन हमारा कोई काम नहीं करते, परिवार का कोई कार्य नहीं करते। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सांस्कृतिक आधार भी एक ऐसा आधार है जिससे कि हम प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। आप क्लियर हुआ पंकज? हाँ।
गोविंद कोई डाउट? ओके। कल हम देखेंगे कि जो हमारी परिस्थितियां हैं उनके और प्रकार क्या क्या हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि भाई व्यक्ति एक ही रहता है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ साथ परिस्थितियां कई रहती हैं। जैसे घर में वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का चाचा भी है, पति भी हो सकता है और स्वयं में पिता भी हो सकता है। तो व्यक्ति एक है, परिस्थितियां कई हैं, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? और जिन परिस्थिति के कारण वो पहचाना जा रहा है, क्योंकि कई परिस्थितियां रहती हैं व्यक्ति की, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी रहती है जिस परिस्थिति के कारण उस व्यक्ति विशेष को समाज पहचानता है। बेटा एक कॉमन हो गया, पुत्र एक, पुत्र भाई पिता, ये सामान्य परिस्थितियां हैं। लेकिन यदि आप इन परिस्थितियों के साथ इंजीनियर बन गए, तो इंजीनियर जो परिस्थिति है आपकी, उस परिस्थिति से आप समाज में पहचाने जाने लगोगे। तो इस तरह हम देखेंगे परिस्थिति कितने प्रकार की होती है और किन विद्वानों ने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, ओके। कल, हाँ पंकज और गोविंद, कल क्लास आपकी थोड़ी जल्दी लग सकती है, तो टाइम का ध्यान रखना है ना। 9:20 या 9:15 तक क्लास आपकी चालू हो जाए, है ना। ओके।